अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम पाकिस्तान स्टडी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, पाकिस्तान की नज़रियाती असास। तो उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है वो पेज 10, 11, 12 पे है। वो दो कौमी नज़रिया पे है। वो अभी हम पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपने आज टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक के रिलेटेड ये जो टॉपिक है इसमें MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। और फिर भी मुश्किल सवालात में, इसके एक्सरसाइज में जो सवालात हैं वो देख लें। देखें पेज नंबर 17 पे मुख्तसर जवाबात दें में से सवाल नंबर 2 देखें, दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है। इसका आंसर पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा, जो अभी हम रीडिंग करेंगे और वहाँ पे निशान लगेंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ पे इसका आंसर। और इसी का सवाल नंबर 6 देखें, अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से शरह अफवाक किताबचा कब और किसने जारी किया। इसका आंसर भी हमें पेज नंबर 12 पे मिल जाएगा, इस टॉपिक के एंड पे ही। जी, ये हो गए दो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मुश्किल सवालात में से हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, सवाल नंबर 6 देखें, तफसील से जवाबात में से दो कौमी नज़रिया की वजाहत करें। इसका आंसर मैंने आगे लिख दिया वैसे कि आपको मिलेगा पेज 10, 11, 12 पे। जी, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का, इस उन्वान का जो नाम है, उन्वान क्या है, वो है बर्र सगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफ़ती, समाजी महरूमी के हवाले से दो कौमी नज़रिया की इब्तदा और इर्तिका की वजाहत। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, MCQ तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो कौमी नज़रिया, इब्तदा और इर्तिका की वजाहत। दो कौमी नज़रिया का मतलब है दो कौमों का नज़रिया। बेटा याद रखें, जब दो आ गई है ना तो वो कौमें भी अलग अलग होंगी, उनकी नज़रियात, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र हर एक लिहाज से वो मुख्तलिफ होंगे। रहन सहन का तरीका, तहजीब व तमद्दुन, ईच एंड एवरीथिंग उनकी डिफरेंट होगी। इब्तदा और इर्तिका की वजाहत मतलब इसका ये मतलब है कि दो कौमी नज़रिया की इब्तदा कहाँ से हुई और जो उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दीलियाँ हुई, किन किन शख्सियात ने अपना लोहा मनवाया उस काम में, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को उकसाया, बताया दो कौमी नज़रिए के बारे में कि दो कौमों को अलग अलग नज़रिया होता है। जी, तो स्टार्ट करते हैं। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि बर्र सगीर पाको हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद हैं। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकेंगी। दो कौमी नज़रिए की बुनियाद मुसलमानों का अलग तशख़्ख़ुस है। मतलब जो मुसलमानों का जो अलग वतन बना है, इसकी बुनियाद क्या थी? इसकी बुनियाद दो कौमी नज़रिया था। जी, स्टार्ट से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो कौमी नज़रिए से क्या मतलब, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आगे क्या आएगा। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुआ। अब पाकिस्तान जो माज़ वजूद में आया उसकी बुनियाद भी दो कौमी नज़रिया ही थी कि हिंदुस्तान में बर्र सगीर पाको हिंद में दो अलग अलग कौमें थी। दो बड़ी मेन जो बड़ी थी वो थी हिंदू और मुसलमान। दो कौमी नज़रिया का नज़मुल आइन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तसव्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजार सकें। अब एक ऐसा खिता चाहिए, एक ऐसा हमें इलाका चाहिए जिसमें हम अपना नज़मुल आइन, अपना तहज़ीब, महज़्ज़ब, रवायात, अखलाकियात हर हवाले से हमें आज़ादी मिले। इबादत के हवाले से भी हमें हर शख्सी आज़ादी भी हो, इज्तिमाई आज़ादी भी हो। जी, तो ये इसका आंसर आएगा। दो कौमी नज़रिए से क्या मतलब, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पहले आएगा। दो कौमी नज़रिए से मुराद ये है कि यहाँ से लेकर मुसलमानों का अलग तशख़्ख़ुस है। इसके बाद जो नीचे मैंने लेड पेंसिल से लिखा है, इनका मज़हब, तहज़ीब और रवायात तक एक दूसरे से यकसा मुख्तलिफ है। ये इसका आंसर है। जी, नेक्स्ट देखें। बर्र सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा। अब बर्र सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कैसी हुई? बर्र सगीर में दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा मुसलमानों की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की फतह सिंध से हुई। अब दो कौमी नज़रिए बर्र सगीर में कैसे उसकी इब्तिदा स्टार्ट हुई? जब मुसलमानों ने सिंध को फतह किया। उसमें एक सिपह सलार हैं, 17 साल उसकी एज है, उम्र है उसकी। 712 हिजरी में जब वो आता है, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। इसने जब फतह किया तब इब्तिदा हुई बर्र सगीर में दो कौमी नज़रिए की। 712 में अरब नौजवान सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दौहर को शिकस्त दी। अब इसने सिंध को फतह किया, वहाँ का जो राजा था उसका नाम था राजा दौहर, उसको शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम ने खुद ये 17 साल का था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और वो मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। अब मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर के साथ अरब से तबलीग इस्लाम, जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, शरीयत के बारे में, इस्लाम के बारे में,
बताते हैं। वो कहाँ पे उन्होंने अपनी राइश अख्तियार कर ली, उन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार कर ली सिंध, मुल्तान में और सिंध में। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मुकामी लोगों को इस कदर मुतासर किया कि वो उसे अवतार और देवता समझने लगे, मतलब उसे बड़ी इज़्ज़त देने लगे। उनके इखलाक इतने अच्छे थे, उसने सलूक अच्छा था। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बखुशी दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। तो बेटा ये था मोहम्मद बिन कासिम की आमद का इतना सा हेडिंग देखिए जो आपने लिखना है। इसके बाद गज़नवी दौर हुकूमत। जी, मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद गज़नवी दौर हुकूमत स्टार्ट हुआ। गज़नवी दौर हुकूमत शुरू होता है जो 1003 से 1206 तक मुहित है। 1003 से 1206 तक गज़नवी दौर हुकूमत है। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फ़ारसी ज़बान ने रवाज पकड़ा और इस्लामी तहज़ीब के नकूश गहरे हुए। ये था बेटा गज़नवी दौर हुकूमत। नेक्स्ट है 1206 से आगे। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। जी, दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक सल्तनत अम्पायर बनाया, एक सल्तनत हुकूमत अपनी तैयार की, उसका नाम था सल्तनत दिल्ली। अब इस सल्तनत दिल्ली में कुछ आगे ख़ानदान आते हैं। सल्तनत दिल्ली का दौरे हुकूमत 1526 तक रहा। 1206 से स्टार्ट हुआ और 1526 तक ये इसका दौर हुकूमत रहा, जिसमें ख़ानदान कौन से थे? ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। अब 1526 में ज़ैद बाबर ने दिल्ली में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। जी, उसके बाद ये सारे मुसलमान थे। जी, इसके बाद मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी 1526 में। किसने? ज़ैद बाबर ने। अब ये मुग़ल बादशाह था जो 1857 तक कायम रही, 1857 तक कायम रही। क्यों 1857 तक कायम रही? उसके बाद बेटा अंग्रेज़ आ गया था, गोरा आ गया था हिंदुस्तान में। मुग़लिया दौर हुकूमत में, अब मुग़ल दौर हुकूमत में कौन आता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, आलमगीर मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुग़ल हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून म्यांमार में कैद कर दिया। अच्छा, अब जब 1857 में जब जंग आज़ादी हुई, उन्होंने मुग़ल बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, अंग्रेज़ों ने इसको जब शिकस्त दे दी तो इसको कैद कर दिया। कहाँ पे? म्यांमार में। म्यांमार एक मुल्क का नाम है और जिस शहर में है वो शहर है रंगून। रंगून इसका दारुल हुकूमत है। म्यांमार कंट्री का नाम है, म्यांमार मुल्क का नाम है और रंगून शहर का नाम है, जहाँ वो बाद में इंतकाल कर गए और वहीं दफन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र या इंतकाल उनका मकबरा किस मुल्क में? तो म्यांमार में है। किस शहर में है? रंगून में है। जी, नेक्स्ट है सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया। अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्ज़े के बाद जिस शख्स ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो सर सैयद अहमद ख़ान थे। अंग्रेज़ों के बाद हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के बाद जी मुसलमानों को अलग करार देने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। इब्तिदा में सर सैयद अहमद ख़ान मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे। उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान यही कहते थे कि ये कौमें अलग नहीं हो सकी, तकसीम नहीं होगी स्टार्टिंग पे, शुरुआत पे। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए तो सैयद को ये एहसास हुआ कि हिंदू कभी मुसलमानों को दोस्त नहीं हो सकते। तो 1857 के बाद जब अंग्रेज़ आ गया तो हिंदुओं ने क्या किया? इनके साथ अटैचमेंट स्टार्ट कर दी, इनके साथ इनके करीब होते चले गए हिंदू अंग्रेज़ों के। तो सर सैयद अहमद ख़ान को महसूस हुआ, उन्हें एहसास हो कि कभी ये दोस्त नहीं बन सकते। जी, नेक्स्ट देखें 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा के मौका पर आपने वाज़ेह ऐलान किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि उर्दू हिंदी तनाज़ा कहाँ हुआ? वो बनारस है। किस साल में? 1867 में। कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। जी, उसमें बताया कि ये मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों की तलीमी और सियासी मैदान में तरक्की के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में तलीमी तरक्की के लिए MA हाई स्कूल, मोहम्मदन एजुकेशनल हाई स्कूल और कॉलेज को क्या अहम इकदाम थे, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने बनवाए। इसी तरह 1885 में सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासी जमात का कांग्रेस में शमूलियत से मना करके इनके सियासी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ किया। अच्छा, हिंदुओं ने मतलब ये जो कांग्रेस है ये 1885 में जमात बन गई। 1885 में तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मना किया इन शमूलियत से कि कोई भी मुसलमान कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक वो अपनी तलीम पर तवज्जो ना दे, पहले उसकी स्कूलिंग कॉलेज उसको शऊर ना आ जाए। जी, इसके बाद सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का प्लेटफार्म मुहैया करके मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया। फिर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए। कौन से? मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। जी, इसके बाद कहता है कि आप जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश के बारे में 1867 में पैदा हुए और 1898 में इनकी वफ़ात हो गई। जी, नेक्स्ट है चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया। चौधरी रहमत अली
इस्लामिक कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। इसकी यहाँ पर हेडिंग देंगे चौधरी रहमत अली जी। ये कहाँ के स्टूडेंट थे? ये इस्लामिक कॉलेज लाहौर तब पाकिस्तान में ये अभी भी है, तो ये कॉलेज है वहाँ पे। उनके ये स्टूडेंट थे। जनवरी 1931 में उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1931 में जनवरी में वो कहाँ चले गए? लंदन चले गए। लंदन में एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज, वहाँ पर एक कॉलेज है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर कैम्ब्रिज कॉलेज ऑफ लॉ, वहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। 1933 में आपने लंदन में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 1933 में लंदन में आपने एक तहरीक, मूवमेंट बोलते हैं तहरीक को, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी। 28 जनवरी 1933 को उन्होंने, अच्छा जब मैं लिखा ना ये मैंने क्रॉस किया हुआ, इसको काट के ऊपर लिख रहे हैं चौधरी रहमत अली, तो ये क्या पढ़ा जाएगा? 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के अनवान से 4 सिफात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, जो तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। तो बेटा 1933 में जनवरी में 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने एक बुकलेट, एक पम्फलेट शाया किया, 4 सिफात के नाउ नेवर। उसमें पहली दफ़ा पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बरसगीर के मुसलमानों को साथ दीगर कौमें भी लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। 1933 से 28 जनवरी 1933 से ये पाकिस्तान का लफ्ज़ और बाकी कौमों को पता लगा कि पाकिस्तान एक अलग उनकी कौम है, एक उनकी शनाख्त है। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिया की वजाहत करते हुए फरमाया, बरसगीर में कई अक़वाम आबाद। उन्होंने बताया कि बरसगीर में बहुत कौमें आबाद हैं। बहुत कौमें कौन सी? हिंदू, सिख, ईसाई, पादरी और भी बहुत सारे हैं। इनमें 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, लेकिन सबसे पहले जो 2 मेन बड़ी कौमें वो कौन सी हैं? हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकते। सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, अभी तक भी वो घुल मिल ना सकें। मतलब इतनी उनमें शिद्दत थी नहीं। हिंदुओं को प्रॉब्लम होती थी, इबादत करते थे तो रोड़े अटकाते थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उन्हें इबादत से रोका जाता था, रुकावटें डालते थे जी। इनमें 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी। उनके बुनियादी उसूल और रहन सहन के तरीके एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बर्स की हमसायगी और एकमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद उनमें मुश्तरका कौमी का तस्वुर पैदा ना हो सका। अब 1857 से लेकर 1947 तक ये कमोबेश ये साल बनते हैं 1857 से 1947, ये 90 साल बनते हैं। 90 साल ये अंग्रेज़ के अंडर रहे, फिर भी ये आपस में, इससे पहले भी ये नहीं थे, रहन सहन इकट्ठा नहीं था, और अब भी ये अंग्रेज़ के अंडर रहने के बावजूद भी इनके हर एक तरह से अलग थे जी। तो आगे देखें कि आप जानते हैं चौधरी रहमत अली कब पैदा हो गए? 1897 में पैदा हुए। मतलब जब 1898 में उनकी डेथ हो गई सर अहमद खान, उससे 1 साल पहले ये पैदा हुए। आपने इस्लामिक कॉलेज लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में है, लंदन शहर है और उसका मुल्क है बरतानिया जी। तो बेटा ये जो मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया है, इसमें जो मैंने बॉक्स में बनाए हैं, ये सारे उस क्वेश्चन की हेडिंग है जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 देखे ना, 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करें, ये उसकी हेडिंग है। फिर भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। देखें ये बरसगीर के मुसलमानों की ये हमारा टॉपिक है। इसमें सवाल नंबर 2 देखें, 2 कौमी नज़रिए से क्या मुराद है? इसका सफ़ा नंबर 10 पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है अब या फिर कभी नहीं, नौ नवर वहाँ से शरफ किताबचा कब और किसने जारी किया? सफ़ा नंबर 17 पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सफ़ा नंबर 12 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 6 देखें, सफ़ा नंबर 17 पे सवाल नंबर 6 है, 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करें। ये कंप्लीट जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है कंप्लीट आ जाएगा। पहले 2 कौमी नज़रिए की इब्तिदा और इर्तिका, फिर बरसगीर मुसलमानों की आमद, फिर सैयद अहमद खान और उनके नज़रियात, और लास्ट पे है चौधरी रहमत अली और 2 कौमी नज़रिया। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट इसी तरह ही आपने लिखने सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये अलग करके मैंने लिख दिए, फिर आपने एक एक पॉइंट कर लेना और उसको डिटेल से आगे लिखना है। ये टॉपिक कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। जब आप आएंगे तो जितने हमारे टोटल लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं उनका टेस्ट होगा। ये आपका आज का लेक्चर था। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।